आज मेरा मन आपसे बिना पूर्व तैयारी के अनौपचारिक रूप से बात करने का हो रहा है। पीछे जो एपिस्टिन फाइल्स का मुद्दा चला है और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जिक्र हुआ है और जिसको राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी उठाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उठाने नहीं दिया और पूरा सोशल मीडिया और सरकारी मीडिया तो नहीं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह भी इस मुद्दे से लगातार भरा पड़ा है। ऐसे में यह प्रश्न जरा उभर कर सामने आ रहा है। बात दरअसल यह है कि इस मुद्दे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की गिरफ्त में आते प्रतीत हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में अमेरिका की गिरफ्त में आते प्रतीत हो रहे हैं। यह तब देखने को मिल रहा था जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे। तब से दिन पर दिन यह धारणा प्रबल हो रही है कि अमेरिका की दखलंदाजी बहुत बढ़ गई है। रूस से तेल का आयात कम करना या बंद होना, फिर ट्रेड डील का होना जिसमें भारत के कृषि उद्योग को बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोलना, जिसमें हमारे गरीब किसानों का भविष्य जुड़ा है और देश की फूड सिक्योरिटी भी जिसके केंद्र में है। और फूड सिक्योरिटी को लेकर भारत ने बहुत दुर्दिन देखे हैं। इस पीढ़ी को तो नहीं पता, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलियाई गेहूं के लिए, लाल गेहूं के लिए गांवों में राशन की दुकानों के आगे लाइनें लगाई हैं अपने बचपन में, किशोरावस्था में। और यह अगर मोदी किसी दूसरे देश के या किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के प्रभाव में आते हैं, उनके दबाव में काम करने लगते हैं, तो स्पष्टतः वो हमारी नीतियों को भी बदल सकते हैं और उनको बहुत हद तक देश के ही खिलाफ बना सकते हैं। इसलिए यह मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है। इसको देखते हुए मैं अगर मोदी के बैकग्राउंड को देखूं, उनकी पार्टी के बैकग्राउंड को देखूं और अपने देश के इतिहास को देखूं, तो हमारे देश में दो गुट हैं राजनीति में, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, एक राइट का और एक थोड़ा बाईं तरफ झुकता हुआ कांग्रेस का। दोनों की राजनीति में यही फर्क है कि राइट वाले दक्षिणपंथी या हमारे परंपरागत शासक वर्ग जिसका प्रतिनिधित्व भाजपा करती है, आरएसएस करती है, वो यह मानता है कि देश का विकास होगा तो गरीबों की हालत अपने आप सुधर जाएगी। जैसे राजा लोग कोई गरीबों की देखभाल के लिए कोई विशेष प्रोग्राम नहीं बनाते थे। थोड़ा बहुत वो नहरें बना दी या सड़कें बना दी या उनकी रक्षा कर दी या व्यापार के लिए थोड़ी सुविधा दे दी। इसके अतिरिक्त कुछ खास करते नहीं थे, बल्कि
सामंती वर्ग का, शासक वर्ग का देश के अमीर लोगों से गठजोड़ होता था और देश के अमीर लोग शासक वर्ग का हिस्सा थे, जो कि मुख्यतः 3 वर्णों से आते थे, शासक भी और दूसरे अमीर भी, जो शासन में सीधे नहीं थे शामिल, वे भी। वो 3 वर्णों से आते थे, चौथे वर्ण का पहले भी कम दखल था। तो यह एक कुल मिलाकर जातिवादी व्यवस्था है, जिसके स्पष्ट बीज हमको गीता में ही देखने को मिल जाते हैं 2000 साल पहले, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। जबकि एक आधारहीन बात है, कोई वर्ण नहीं होते, इसका कोई आधार नहीं है वर्ण व्यवस्था का, न जाति व्यवस्था का, न कृष्ण का, न भगवान को। यह तो एक जो है प्रपंच है जो फैला दिया गया है शासक वर्ग द्वारा। आजकल ऐसा मानना है लोगों का। विज्ञान भी कोई धार्मिक सबूत को स्वीकार नहीं करता, उसकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते धार्मिक सबूत। अब रही बात लेफ्ट की, तो लेफ्ट का तरीका ये है कि नीचे से मदद दो लोगों को, लोगों को सीधा नौकरी दो, उनके लिए स्कूल खोलो, शिक्षा का इंतज़ाम करो, उनके लिए अस्पताल खोलो और सड़कें बनाओ और व्यापार और उद्योग की उन्नति करो। यह तो है ही। तो एक अतिरिक्त जिम्मेदारी लेफ्ट लेता है कि जनता की सीधी मदद करो, जबकि राइट नहीं लेता, बीजेपी नहीं लेती। हद से हद भूखों को खाना खिला देते थे राजा, वही आज मोदी भी कर रहा है, जो फ्री में लोगों को राशन दे रहा है। यद्यपि इसकी भी शुरुआत सोनिया गांधी फूड सिक्योरिटी बिल में कर गई थी। खैर, तो एक तरफ हमारी राजनीति का स्वरूप परंपरावादी, राजशाही और धार्मिक वर्णवाद से निकला हुआ है। राजा भी एक वर्ण के होते थे, और दूसरी तरफ जो लेफ्ट का स्वरूप है, जो मार्क्स ने और फ्रांसीसी क्रांति ने और जिसको आकार दिया, बढ़ाया आगे, यद्यपि इसके बीज हमारे आदिम समाज में भी मिलते हैं। गणराज्य हमारे प्राचीन काल में भी थे, बुद्ध के काल में गणतंत्र तब भी थे, लेकिन वो बीच में जैसे जैसे सामंत समाज में बढ़े, जमींदार बने, राजा बने, वो समाप्त हो गई व्यवस्था। तो ये परंपरागत शासक वर्ग और जनवादी शक्तियों का एक तरह से टकराव है। अब इस टकराव में जो देश का प्रधानमंत्री है, वह परंपरागत शासक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी विशेषता जातिवाद, वर्णवाद और अमीरों की पक्षधरता है। अंबानी अडानी का जितना फायदा बीजेपी सरकार में हुआ, उतना कांग्रेसी सरकार में नहीं हुआ। मोनोपोली बहुत बढ़ी भाजपाई शासन व्यवस्था में, यह स्पष्ट बताता है। तो दूसरी तरफ अमेरिका भी परंपरागत शासक वर्ग ही वहाँ पर भी हावी है, जो वहाँ के अमीर उद्योगपतियों का है। ट्रंप खुद बहुत अमीर आदमी है, शायद उनके बहुत रियल एस्टेट का कारोबार बहुत बड़ा है उनका। दूसरी तरफ हमारे यहाँ किसी पूंजीपति को आज भी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया जाना मुश्किल लगता है। अब ट्रंप
चूंकि अमेरिका का राष्ट्रपति है जो एक ध्रुवीय संसार का मालिक है, वह सोचता है और है भी कि मेरे से बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है, तो वह सबको एक गुंडे की तरह दबा भी रहा है आजकल। कोई कानून, कोई किसी शक्ति, किसी का वह आदर नहीं करता, सिर्फ अपना हित देखता है। एक नंगेपन पर उतारू हो गया है। सारे पर्दे फाड़ दिए उसने खुद ही। ऐसे ही अमेरिका की छवि इतिहास में बनी नहीं थी। तो हमारा जो भाजपा और आरएसएस का सोचना है वो अमेरिका के सोच के, उनके शासक वर्ग के नज़दीक है, इसलिए ये हमेशा से अमेरिका की नीतियों की तरफ इनका झुकाव रहा है और समाजवाद से और धर्मनिरपेक्षता से दूरी बनाते रहे हैं। ये जो है संविधान में समाजवाद शब्द और सेकुलर शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़े जाने का विरोध करते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग करते रहते हैं, जबकि हिंदू धर्म की आत्मा जातिवाद वर्णवाद नामक के तोते में कैद है। अगर जो उसको मार दिया जाए तो हिंदू धर्म भी स्वतः समाप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। ये एक समाज की इक्वेशन है जो इस समय छाई हुई है, प्रबल है और शासन कर रही है। वर्णवाद को देखा जाए तो पीछे मैंने एक पुस्तक पढ़ी 10वीं 11वीं शताब्दी के संस्कृत और प्राकृत काव्यों पर लिखी हुई। उसमें उन काव्यों में राजाओं के चरित्र गाए गए हैं और मजे की बात है कि सब राजाओं को भगवान विष्णु, उसके भाई को लक्ष्मण, उसके मंत्री को हनुमान इस तरह की बातें ब्राह्मण कवि और कवि सारे ब्राह्मण और ज़्यादातर कश्मीरी वो कह रहे हैं और राजा उनको बुला रहे हैं कश्मीर से ब्राह्मणों को कि आओ हमारे यहाँ यज्ञ हवन करो और हमारा तारीफ में कविताएं लिखो, काव्य लिखो, हमारी वंशावलियाँ लिखो। तो ये एक बड़ा मजाक सा चलता रहा उन दिनों, जो आज तक किसी न किसी रूप में मौजूद है और 10वीं 11वीं शताब्दी से पहले से ही इसके प्रमाण मिलने शुरू हो गए हैं। जब समझिए कि बुद्धकालीन गुप्तकालीन भारत जो 3री शताब्दी का है, तब भी शायद ब्राह्मण राजाओं की तारीफ करते थे और राजा उनको बदले में धन मान संपत्ति सब देते थे। तो आमतौर पर ब्राह्मणों के खिलाफ ये धारणा बन गई है कि ये निष्पक्ष बात नहीं कहेंगे। यह अक्सर सुनने को मिलता है कि अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को न्यायाधीश बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि वे निष्पक्ष नहीं होते थे। सामान्यतया बात हो रही है, विशेष व्यक्ति की बात नहीं है। और यह भी कि सामान्यतः ब्राह्मण मिसगाइड करते हैं, वो अपना हित पहले देख लेते हैं। वर्णवाद के विरुद्ध किसी तर्क को वो स्वीकार नहीं करते, बल्कि वर्णवाद पर जरा सी भी चोट होने पर या उसके पक्ष में जरा सी भी बात होने पर या जरा सा भी उसके विरुद्ध खड़ा होने पर वो अपने विराट रूप में आ जाते हैं। जैसे ये यूजीसी के नए नियम आए थे, सरकार लाई थी, तो ब्राह्मणों ने 1 सेकंड में मोदी की
तेली कहकर बेइज्जती कर दी। अब बताइए वो तो उनका ब्राह्मणों की प्रमुखता को तो पूरी आरएसएस स्वीकार करती है। उसका अपना जो प्रधान है वो च्युत पावन ब्राह्मण है। अब उस आरएसएस की पीठ पर, उसके सिर पर, कंधे पर बैठा हुआ नरेंद्र मोदी ने अपनी कल्पना करते हुए कहा था कि जनता ने एक चाय बेचने वाले लड़के को अपने कंधे पर बैठा लिया है। दरअसल जनता ने बैठाया हो चाहे ना बैठाया हो, लेकिन आरएसएस ने निश्चित रूप से मोदी को अपने कंधे पर बैठाया हुआ है। और वो भी इसलिए, देखिए षड्यंत्र कितना गहरा है कि आरएसएस को पता चल चुका था कि देश में ओबीसी की आबादी आधी है देश की जनसंख्या की, और उनका प्रतिनिधित्व कुछ भी नहीं है, 10-5% है। 10% तो पूरे वंचित वर्ग का है, जिसमें ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब सब आ जाते हैं, और शायद अल्पसंख्यक भी। तो 10-12% में सरकारी पोस्टों में विशेषकर देखा जाए तो सब निपट जाते हैं, और 88% में जो है 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आ जाते हैं। जबकि इस बंटवारे का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बंटवारे का कोई आधार नहीं। सब एक दुष्प्रचार, कुप्रचार और मिथ्या प्रचार के बल पर लोगों को इसमें फंसा दिया है। लोग कुछ कह नहीं सकते, अनपढ़ हैं। ये संस्कृत बोल के, श्लोक बोल के लोगों को बताते हैं, वो बेचारे मान लेते हैं। क्या करें, उनके पास तर्क तो कुछ होता नहीं विरोध में बताने के लिए। तो ये बीजेपी की, आरएसएस की प्रवृत्ति है कि वो अमेरिका के कैंप में जाना चाहती है, और अमेरिका किसी को स्वतंत्र रूप में स्वीकार नहीं करता। यूरोप को उसका बड़ा अच्छा साथी मानते थे, ब्रिटेन को, यूरोप को, उनकी भी बेइज्जती करता है वो एक सेकंड में कितनी बार। यूरोप का बुरा हाल कर रखा है, उसको खूब धमकियां दे रहा है कि अपनी सेना रखो, ये वो हम तुम्हारा खर्च नहीं उठाएंगे, रूस से खुद लड़ो। तो ये सब बातें हैं जो अमेरिका के चरित्र को स्पष्ट करती हैं। फिर भी आरएसएस, भाजपा, मोदी उन्हीं की गोद में बैठना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये हमारी रक्षा करेगा, ऊंच नीच की समाज में गरीबी अमीरी की खाई को बंद नहीं होने देगा, कम नहीं होने देगा, अमीरों की रक्षा करेगा। इसलिए वो अमेरिकी शक्ति की तरफ ऐसी निगाह से देखते हैं। जबकि कांग्रेस आज़ादी के लिए लड़ी थी, और उस आज़ादी की लड़ाई में उसको सबका साथ चाहिए था, और सब तो इसी भरोसे से आ सकते हैं कि सबका सम्मान होगा, सबके साथ बराबरी का बर्ताव होगा, चाहे धर्म अलग हो, चाहे धन दौलत में समान ना हो, लेकिन सबका सम्मान होगा, सबसे बराबरी का व्यवहार होगा। तभी लोग कांग्रेस के साथ आए आज़ादी की लड़ाई में। हिंदू धर्म बराबरी को नहीं मानता, ये हिंदू शासक, परंपरागत शासक वर्ग हिंदू ही है, और ये जो है आरएसएस वाले भी इसीलिए अंग्रेजों के विरोध में नहीं आए। सावरकर कर माफी मांग मूंग कर, और जो है पेंशन लेकर कहने लगे मैं हिंदू धर्म के लिए काम करूँगा। कर ले भाई हिंदू धर्म के लिए काम। मोदी पता नहीं पूरा माथा लेप कर चंदन से मूर्तियों के आगे साष्टांग लेटते रहे, ब्राह्मणों के पैरों में लेटते रहे,
और ब्राह्मणों ने यूजीसी आंदोलन में 1 सेकंड में तेली कहकर बेइज्जती कर दी। तो ये ऐसा विदूषक तंत्र है हमारे देश में चल रहा है। तो जनता को इस बारे में सोचना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि अमेरिका के साथ जाने के अपने खतरे हैं और भारत जैसे विविध देश में ऊपर से खाली अमीरों की सहायता करके विकास नहीं चलेगा। अडानी अंबानी की सहायता करके देश आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि कॉमन मैन को आगे लाने से विकास बढ़ेगा और वही इन्वेंट भी करेगा, नए नए आइडिया भी लाएगा, क्योंकि उसकी संख्या बहुत है। छोटे उद्योग जितना भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, दुकानदार जितना आगे बढ़ा सकते हैं, किसान जितना आगे बढ़ा सकता है, सामान्य आदमी, फेरी वाले, सब तरह के मजदूर जितना आगे बढ़ा सकते हैं, उतना ये नहीं, पूंजीपति नहीं। ये तो मॉडल अमेरिका से ले आते हैं। वहाँ जो इन्वेंट होता है यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, चीन में हुआ तो वहाँ से ला रहे हैं। तो वैसे राष्ट्रवाद की बात करेंगे और सारा देश को चीनी सामान से पाटेंगे और फिर आंख दिखाने का वो दावा करेंगे और फिर जो है नरम पड़ जाएंगे जब सख्त होने का अवसर होता है। ना इनकी कोई राष्ट्र की सुरक्षा की तैयारी है, ना कोई उद्योग के विकास की तैयारी है, बस खाली बातें हैं, है ना। जिस तरह से धमकियां मिली या धमकी भरा माहौल बन गया, चीन और पाकिस्तान मिल गए, उधर अमेरिका भी उनके साथ हो लिया और इधर हमने रूस को नाराज़ कर दिया। अब हम रूस से दूर हुए। एक ये बात मैं आपको बताना चाहता था कि इंदिरा गांधी रूस के नज़दीक रही। बांग्लादेश युद्ध में 1971 के जब बांग्लादेश बना, तब अमेरिका ने 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा भारत को डराने के लिए। भारत की सेना युद्ध कर रही थी या करना चाहती थी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में, तो उसको डराने के लिए भेजा कि पाकिस्तान के टुकड़े ना हो, हारे ना पाकिस्तान। तो इंदिरा गांधी ने रूस से बात की। रूस ने अपने जहाज और पनडुब्बियां उस 7वें बेड़े के आसपास लगा दी, नज़र रखने लगा। तब फिर जो है अमेरिका अपना 7वां बेड़ा वापस लेके गया। इन्होंने क्या करा कि रूस से भी दूरी बना ली। अब कुछ दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि रूस खुद विघटित हो गया, लेकिन अभी भी रूस एक शक्ति है। अब ये महाशय जो है, इनको यही लग रहा है कि इससे भी फ़ायदा ले ले, उससे भी फ़ायदा ले ले और अंदर से जो है अमेरिका के नज़दीक जाए, रूस पर अपनी निर्भरता हथियारों की कम करें और एक तरह से अमेरिका की वेस्ट की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तो देश को अपनी ताकत को, अपने साइज को, अपनी जनसंख्या को, अपनी प्रतिभा को देखते हुए, है ना, ये इस तरह का आचरण किसी देश का के कैंप में शामिल होना ये शोभा नहीं देता।